नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ 2.0 पर आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे रहस्य और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम सुनेंगे सत्यजीत रे की फेलुदा सीरीज की बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद, दार्जिलिंग में खतरा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं रोज राजन बाबू को मॉल में आते जाते देखता था। वे मुझे एक मिलनसार बूढ़े आदमी लगे थे। उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक प्रसन्नता भरी मुस्कान रहती थी। वे आमतौर पर कुछ मिनट उस कोने की दुकान में बिताते जो पुराने नेपाली और तिब्बती सामान बेचती थी। फिर वे मॉल की एक बेंच पर लगभग आधे घंटे के लिए बैठ जाते, जब तक अंधेरा होने न लगता। उसके बाद वे सीधे घर चले जाते। एक दिन मैंने चुपके से उनका पीछा किया, ये देखने के लिए कि वे कहाँ रहते हैं। जैसे ही हम उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे, वे मुड़कर बोले, तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम तपेश रंजन है, मैंने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, तो ये लो एक लॉलीपॉप, मुझे एक लेमन ड्रॉप देते हुए उन्होंने कहा। और कभी मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपना मुखौटों का संग्रह दिखाऊंगा। उन्होंने और जोड़ा, किसने सोचा था कि ये दोस्ताना बूढ़ा इंसान इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जब मैंने इसका जिक्र फेलुदा से किया तो फेलुदा मुझ पर चिल्ला उठा। वो बोला, तुम किसी को सिर्फ देखकर कैसे बता सकते हो कि वो किस मुश्किल में फंस सकता है? ये बात मुझे चिढ़ा गई। तुम्हें राजन बाबू के बारे में क्या पता? मैंने कहा, वो एक नेक आदमी है, बहुत दयालु इंसान है। उन्होंने झुग्गियों में रहने वाले गरीब नेपाली लोगों की मदद के लिए बहुत काम किया है। उनका किसी मुश्किल में फंसने का कोई कारण नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं उन्हें हर दिन देखता हूँ, तुमने तो उन्हें एक बार भी नहीं देखा है। सच कहूँ तो जब से हम दार्जिलिंग आए हैं, तब से मैंने तुम्हें कभी बाहर जाते नहीं देखा है। ठीक है, मुझे विस्तार से सारी बातें बताओ। वैसे भी तुम्हारे जैसे छोटे लड़के को खतरे के बारे में क्या पता? ये बात ठीक नहीं थी। अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था। मैं अब 14 साल का हो गया था और फेलुदा 27 का था। सच कहूँ तो राजन बाबू की समस्या के बारे में मुझे संयोगवश ही पता चला था। मैं मॉल की एक बेंच पर बैठा था और बैंड के बजने का इंतजार कर रहा था। बाईं ओर टिंकोरी बाबू बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे। वे हाल ही में कोलकाता से गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए दार्जिलिंग आए थे और वे राजन बाबू के घर में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। तभी राजन बाबू हाँफते हुए आए और हमारी बेंच के खाली हिस्से पर टिंकोरी बाबू के बगल में धम से बैठ गए। उनका चेहरा स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहा था। क्या हुआ? टिंकोरी बाबू ने अखबार बंद करते हुए पूछा। तुम क्या कोई पहाड़ पर चढ़कर आ रहे हो क्या? नहीं, राजन बाबू सावधानी से बोले और अपनी स्कार्फ के एक किनारे से चेहरा पोंछा। मेरे साथ एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना हुई है। मुझे अविश्वसनीय का मतलब मालूम था। फेलुदा को ये शब्द काफी पसंद था। क्या मतलब? टिंकोरी बाबू ने पूछा। ये देखो। राजन बाबू ने एक तय किया हुआ नीला कागज टिंकोरी बाबू की ओर बढ़ा दिया। मैंने देखा कि ये एक पत्र था। जब टिंकोरी बाबू ने उसे खोला तो मैंने उसे पढ़ने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से गुनगुनाने लगा ताकि ये लगे कि मैं उन दोनों व्यक्तियों की बातचीत में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उन्हीं की बातचीत पर था। मैंने टिंकोरी बाबू को कहते सुना, तुम सही कह रहे हो, ये तो अविश्वसनीय है। आखिर ऐसा धमकी भरा खत किसने तुम्हें लिखा होगा? मालूम नहीं, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या मैंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया हो। टिंकोरी बाबू अपने पड़ोसी की ओर थोड़ा सा झुके और बोले, सार्वजनिक जगह पर इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों सज्जन वहां से चले गए। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो फेलुदा कुछ देर चुपचाप कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने भौहें चढ़ाईं और कहा,
तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें लगता है हमें इस मामले की जांच करनी चाहिए? क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम किसी रहस्य की तलाश में हो? और तुमने कहा था कि तुमने इतने डिटेक्टिव उपन्यास पढ़े हैं कि तुम खुद जासूस की तरह काम कर सकते हो। मैंने कहा, हाँ, ये सही है, मैं ये भी साबित भी कर सकता हूँ। मैं आज मॉल नहीं गया, है ना? पर मैं बता सकता हूँ तुम किस तरफ बैठे थे, फेलुदा ने कहा। ठीक है, तो बताओ हम किस तरफ बैठे थे? मैंने पूछा। तुमने राधा रेस्टोरेंट की दाहिनी ओर वाला बेंच चुना था, है ना? फेलुदा बोला। कमाल है, तुमने कैसे पता लगाया? मैंने हैरान होकर पूछा। आज शाम को धूप निकली हुई थी। तुम्हारा बायां गाल धूप से झुलस सा गया है, पर दाहिना बिल्कुल ठीक है। ये तभी हो सकता है जब तुम मॉल के उस तरफ बैठे हो। अविश्वसनीय। हाँ, खैर, मुझे लगता है हमें श्री राजन मजूमदार से मिलने जाना चाहिए, फेलुदा ने कहा। यह सुनकर मैं बहुत उत्साहित हो गया और हम तुरंत राजन मजूमदार से मिलने निकल पड़े। उनका घर कितना दूर है? फेलुदा ने बाहर निकलकर पूछा। बस 70 कदम दूर है, मैंने उत्तर दिया। क्या ठीक 70 कदम दूर? अगर कम या ज्यादा हो तो क्या? फेलुदा ने पूछा। हाँ, ठीक 70 कदम दूर, फेलुदा। मैंने पिछली बार गिने थे। अगर तुम गलत निकले तो मैं तुम्हें सिर पर चपत लगाऊंगा। ठीक है, पर ज्यादा जोर से मत मारना। तेज चपत से मेरे दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। हैरानी की बात थी कि 70 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी हम राजन बाबू के गेट से कुछ दूर रह गए थे। 23 और सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम गेट के पास पहुंचे। फेलुदा ने मेरे सिर पर हल्का सा चपत मारा और पूछा, तुमने वापसी में सीढ़ियां गिनी थीं क्या? हाँ, यही बात है। तुम वापसी में पहाड़ी से नीचे उतरे थे। वापसी में तुम्हारे कदम बहुत बड़े रहे होंगे। हम गेट से अंदर गए। फेलुदा ने घंटी दबाई। अंदर कहीं कोई रेडियो सुन रहा था। तुमने सोच लिया है कि क्या कहना है? मैंने पूछा। वो मेरा काम है, तुम चिंता मत करो, फेलुदा ने कहा। एक नेपाली नौकर ने दरवाज़ा खोला। अंदर आइए, उसने कहा। हम बैठक में गए। लकड़ी का बना ये घर बड़ा पुराना और आकर्षक था। कमरे का सारा फर्नीचर बांस का था। दीवारों पर अजीब से मुखौटे लगे हुए थे, जिनमें से ज्यादातर के बड़े बड़े दांत थे, और चेहरे के हाव भाव कुछ अजीब से थे। कुछ तो मुझे डरावने भी लगे। इनके अलावा कमरे में पुराने हथियार जैसे तलवारें, खंजर और ढालें भी दीवारों पर लगे हुए थे। इनके पास कपड़े पर चित्रित बुद्ध की कुछ तस्वीरें लटकी थीं। भगवान जाने वे कितनी प्राचीन थीं, पर उनमें उपयोग किया गया सुनहरी रंग बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा था। हम बांस की 2 कुर्सियों पर बैठ गए। फेलुदा दीवारों का निरीक्षण करने के लिए थोड़ी देर को उठे। फिर वे लौटकर बोले, सारे कील नए हैं? तो राजन बाबू का पुराने सामान का शौक अभी हाल ही में शुरू हुआ है। राजन बाबू कमरे में आए। फेलुदा तुरंत खड़े हो गए और बोले, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं जयकृष्ण मिटर का बेटा फेलू हूँ। राजन बाबू पहले तो थोड़े हैरान दिखे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फूट पड़ी। फेलू? हाँ, बिल्कुल पहचान लिया। हे भगवान, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। घर पर सब कैसे हैं? क्या तुम्हारे पिता यहाँ आए हैं? जब फेलुदा इन सवालों के जवाब दे रहे थे, मैं चुपचाप बैठकर अपनी हैरानी छिपाने की कोशिश कर रहा था। फेलुदा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो राजन बाबू को जानते हैं? राजन बाबू कलकत्ता में वकील के रूप में कई साल काम कर चुके थे। एक बार उन्होंने फेलुदा के पिता की एक मुकदमे में मदद की थी। फिर 10 साल पहले वे रिटायरमेंट के ठीक बाद दार्जिलिंग आ गए थे और यही बस गए थे। फेलुदा ने मेरा परिचय उनसे करवाया। उन्होंने कोई पहचान का संकेत नहीं दिया था। शायद 1 हफ्ते पहले मुझे लॉलीपॉप देने की बात शायद उनके ध्यान से पूरी तरह निकल गई थी। लगता है आपको प्राचीन वस्तुओं का शौक है, फेलुदा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा। हाँ, अब तो ये लगभग एक जुनून सा बन गया है, उन्होंने उत्तर दिया। कितने समय से? फेलुदा ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस पिछले 6 महीनों से। मगर इतने समय में ही मैंने काफी चीजें इकट्ठा कर ही ली हैं, उन्होंने कहा। फेलुदा ने गला साफ किया।
फिर उन्होंने राजन बाबू को वो सब बताया जो मैंने फेलुदा से कहा था, और अंत में कहा, मुझे आज भी याद है कि आपने मेरे पिता की कैसे मदद की थी। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। राजन बाबू थोड़े प्रसन्न और राहत महसूस करते दिखे, पर उससे पहले कि वे कुछ कह पाते, टिंकोरी बाबू कमरे में चले आए। वे शायद अभी अभी अपनी इवनिंग वॉक से लौटे थे। राजन बाबू ने उनसे परिचय कराते हुए कहा, टिंकोरी बाबू मेरे मित्र ज्ञानेश के पड़ोसी हैं। मेरे मित्र ने ही टिंकोरी बाबू को मेरे यहाँ रहने का सुझाव दिया था। टिंकोरी बाबू हंसे और कहा, हाँ, मुझे उनका सुझाव स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट थी, मुख्यतः मेरी सिगरेट पीने की आदत की वजह से। सोचा कि राजन बाबू को शायद उसकी स्मेल अच्छी न लगे, इसलिए मैंने पहले उन्हें पत्र लिखकर बता दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो मैंने सुझाव मान लिया। क्या आप यहाँ सिर्फ छुट्टियाँ बिताने के लिए आए हैं? फेलुदा ने पूछा। हाँ, पर मैंने पाया है यहाँ हवा उतनी ठंडी और ताज़ा नहीं है जितनी की उम्मीद की थी। उन्होंने कहा, क्या आपको संगीत पसंद है? फेलुदा ने अचानक पूछा। हाँ, पर आपने कैसे जान लिया? टिंकोरी बाबू आश्चर्य से मुस्कुराए। मैंने आपकी उंगलियां देखी, फेलुदा ने कहा। आप रेडियो पर चल रहे उस गीत की लय के साथ अपनी उंगलियों को थपथपा रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजन बाबू हंसे। वो श्यामा संगीत गाते हैं। फिर फेलुदा ने विषय बदल दिया। क्या जो पत्र आपको मिला था वो यहाँ है? फेलुदा ने पूछा। ओह हाँ, बिल्कुल, राजन बाबू ने कहा और अपने जैकेट की अंदरूनी जेब से उसे निकाला। फेलुदा ने पत्र खोला। ये हाथ से लिखा हुआ नहीं था। कुछ प्रिंटेड शब्द किताबों या अखबारों से काटकर कागज पर चिपकाए गए थे। इसमें लिखा था, अपने पापों की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये डाक से आया था? फेलुदा ने सवाल किया। हाँ, ये दार्जिलिंग से पोस्ट किया गया था, लेकिन मुझे डर है कि मैंने लिफाफा फेंक दिया था, राजन बाबू ने जवाब दिया। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, ना मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है और ना ही मैंने कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। क्या कुछ लोग नियमित रूप से आपके पास आते हैं? खैर, ज्यादा मेहमान तो नहीं आते। डॉक्टर फनी मित्र कभी कभी आते हैं जब मैं बीमार होता हूँ। क्या वो अच्छे डॉक्टर हैं? औसत दर्जे के कहूँगा, पर मेरी शिकायतें हमेशा सामान्य ही रही हैं, मतलब बस साधारण खांसी जुकाम। इसलिए मुझे किसी बहुत अच्छे डॉक्टर की तलाश नहीं करनी पड़ी। क्या वो ज़्यादा फीस लेते हैं? बेशक, पर ये समस्या नहीं है। भगवान का शुक्र है, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। और कौन आता है? एक मिस्टर घोषाल ने हाल ही में मेरे घर आना शुरू किया है, लीजिए। वे आ भी गए। तभी एक मध्यम कद के आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। क्या मैंने अभी अपना नाम सुना? वो मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, मैं बता ही रहा था कि आप भी प्राचीन वस्तुओं में मेरी तरह रुचि रखते हैं, राजन बाबू ने कहा। परिचय के बाद श्री घोषाल, जिनका पूरा नाम अबानी मोहन घोषाल था, ने राजन बाबू से कहा, मैं सोच रहा था कि आज आप दुकान पर नहीं आए, इसलिए मिलने आ गया। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए घर पर रहने का फैसला किया। ये स्पष्ट था कि राजन बाबू श्री घोषाल को उस चिट्ठी के बारे में बताना नहीं चाहते थे। जैसे ही श्री घोषाल अंदर आए, फेलुदा ने भी उसे छिपा लिया था। ठीक है, अगर आप आज व्यस्त हैं तो मैं किसी और समय आ जाऊंगा। वास्तव में मैं उस तिब्बती घंटी को देखना चाहता था, श्री घोषाल ने कहा। ओह, वो कोई समस्या नहीं है, मैं लाता हूँ। राजन बाबू घंटी लेने के लिए घर के अंदर चले गए। क्या आप यहाँ दार्जिलिंग में रहते हैं? फेलुदा ने श्री घोषाल से पूछा, जो एक खंजर उठाकर ध्यान से उसे देख रहे थे। नहीं, उन्होंने खंजर को हाथ में घुमाते हुए जवाब दिया। मैं किसी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रहता। मुझे बहुत यात्रा करनी पड़ती है, पर मुझे क्यूरियो इकट्ठा करना अच्छा लगता है। बाद में फेलुदा ने मुझे बताया कि क्यूरियो प्राचीन और दुर्लभ कलात्मक वस्तु होती है। राजन बाबू घंटी लेकर आए। वो दिखने में वाकई बहुत शानदार थी। उसका बेस चांदी का था, हैंडल पीतल और तांबे का मिश्रण था, जिस पर रंग बिरंगे पत्थर जड़े थे।
श्री घोषाल ने उसे ध्यान से बहुत देर तक देखा। फिर उन्होंने उसे मेज पर रखकर कहा, आपने अच्छा सौदा किया है। ये पूरी तरह असली है। आहा, ये सुनकर राहत मिली। दुकान वाले ने कहा था कि ये सीधे दलाई लामा के घर से आई है। ये शायद सच भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि आप इसे बेचने का सोचेंगे। राजन बाबू ने मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, मैंने वो घंटी सिर्फ इसलिए खरीदी थी क्योंकि मुझे वो पसंद आई थी। इसे पैसे कमाने के लिए बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ठीक है। श्री घोषाल उठे। आशा है आप कल मिलेंगे। धन्यवाद, मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है। श्री घोषाल के चले जाने के बाद फेलुदा ने राजन बाबू से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर न निकलना समझदारी होगी? हाँ, आप शायद सही कह रहे हैं, पर इस अज्ञात पत्र का मामला इतना अविश्वसनीय है कि मैं इसे गंभीरता से लेने का मन नहीं बना पा रहा हूँ। ये बस कोई मूर्खतापूर्ण प्रैक्टिकल जोक ही लगता है। खैर, जब तक हम पूरी तरह निश्चित न हो जाएं, तब तक आप घर में ही क्यों नहीं रहते? वो नेपाली नौकर आपके पास कब से है? शुरू से ही। वो बिल्कुल भरोसेमंद है। फेलुदा अब टिंकोरी बाबू की ओर मुड़े। अब ज्यादातर समय घर पर ही रहते हैं। हाँ, पर मैं सुबह और शाम टहलने जाता हूँ, तो रोज कुछ घंटे घर से बाहर रहता हूँ। वैसे भी अगर कोई खतरा हुआ तो मुझे शक है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। मेरी उम्र 64 साल है। राजन बाबू से बस 1 साल छोटा हूँ। कृपया बेचारे टिंकोरी बाबू को इसमें मत फंसाइए। राजन बाबू ने कहा, आखिर वे यहाँ आराम करने आए हैं, तो उन्हें मजे करने दीजिए। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने नौकर के साथ घर में ही रुक जाऊंगा। आप दोनों अगर चाहें तो रोज मुझसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है। फेलुदा खड़े हो गए। मैं भी उठ खड़ा हुआ। जाने का समय हो गया था। हमारे सामने एक चिमनी थी। उसके ऊपर मेंटल शेल्फ पर 3 फ्रेम की हुई तस्वीरें रखी थीं। फेलुदा इन तस्वीरों को देखने के लिए पास आए। मेरी पत्नी। राजन बाबू ने पहली तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। शादी के 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी तस्वीर एक छोटे लड़के की थी, जो तस्वीर खींचे जाने के समय मेरी अपनी उम्र का ही लग रहा था। वाकई सुंदर लड़का। ये कौन है? फेलुदा ने पूछा। राजन बाबू हंसने लगे। वो तस्वीर बस ये दिखाने के लिए रखी है कि समय सब कुछ कैसे बदल देता है। क्या आप मानेंगे कि ये मेरी अपनी फोटो है जब मैं बच्चा था? उस समय मैं बाकुड़ा के एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे पिता वहाँ मजिस्ट्रेट थे। मैं भले ही सुंदर बच्चा था, पर बहुत शरारती था। मेरे शिक्षक मुझसे तंग आ चुके थे। असल में मैंने छात्रों को भी नहीं बख्शा था। मुझे याद है कि स्कूल की 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज धावक को मैंने ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया था ताकि वो जीत न पाए। तीसरी तस्वीर एक ऐसी नौजवान युवक की थी जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल के आसपास की लग रही थी। वो राजन बाबू के इकलौते पुत्र प्रबीर मजूमदार की तस्वीर थी। वो अब कहाँ है? फेलुदा ने पूछा। राजन बाबू का गला रूंध गया। मालूम नहीं, उन्होंने ठहर कर कहा। वो 16 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। इसके बाद हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा। फेलुदा सामने वाले दरवाजे की ओर चल पड़े। बड़ी दिलचस्प घटना है। वे बुदबुदाए। अब वे जासूसों की तरह बोल रहे थे। हम घर से बाहर आए। बाहर पहले ही अंधेरा छा चुका था। नीचे रंजीत घाटी से धुंध उठ रही थी। राजन बाबू और टिंकोरी बाबू दोनों हमें विदा करने के लिए गेट तक आए। राजन बाबू ने आवाज दबाकर फेलुदा से कहा, सच कहूं तो हर बात के बावजूद थोड़ी नर्वसनेस तो है। आखिर इस शांत वातावरण में ऐसा कुछ बिल्कुल अनपेक्षित था। चिंता मत कीजिए, फेलुदा ने दृढ़ता से कहा। मैं जरूर इस मामले की तह तक पहुंचूंगा। धन्यवाद, अलविदा, राजन बाबू ने कहा और घर के भीतर चले गए। टिंकोरी बाबू थोड़ी ज्यादा देर रुके। आपकी ऑब्जर्वेशन से मैं सचमुच प्रभावित हूँ, उन्होंने कहा। मैंने भी बहुत से जासूसी उपन्यास पढ़े हैं। शायद मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकूं। सचमुच? कैसे? फेलुदा ने पूछा। हाथ में पड़ी चिट्ठी को देखिए। उन विभिन्न छपे हुए शब्दों को देखिए।
क्या वे कुछ बतलाते हैं? फेलुदा कुछ सेकंड सोचकर बोले, शब्द ब्लेड से काटे गए हैं, कैंची से नहीं। बहुत अच्छा। दूसरी बात ये कि हर शब्द अलग सोर्स से लिया गया है। टाइपफेस और कागज की गुणवत्ता एक दूसरे से अलग है। हाँ, क्या आप बता सकते हैं ये अलग स्रोत क्या हो सकते हैं? ये 2 शब्द प्रिपेयर्ड और पे अखबार के लगते हैं। बिल्कुल। आनंदा बाजार। ये आप कैसे बता सकते हैं? सिर्फ आनंदा बाजार ही वो टाइपफेस इस्तेमाल करता है, और मेरा ख्याल है बाकी शब्द किताबों से लिए गए हैं। बहुत पुरानी किताबें नहीं, क्योंकि ये अलग टाइपफेस पिछले 20 सालों से ही उपयोग हो रहे हैं। इसके अलावा क्या गोंद की खुशबू आपको कुछ बताती है? मुझे लगता है भेजने वाले ने ग्रिपेक्स गोंद इस्तेमाल किया है। शानदार। वही मैं भी आपके लिए कह सकता हूँ। टिंकोरी बाबू मुस्कुराए। इसके बाद हमने नमस्कार किया और अपने रास्ते चले गए। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूँ या नहीं, फेलुदा ने हमारे होटल वापस जाते समय कहा। लेकिन टिंकोरी बाबू को जानना एक अतिरिक्त बोनस होगा। अगर वो अपराध के बारे में पता लगाने में इतने अच्छे हैं, तो आप उन्हें ही ये मामला क्यों नहीं सुलझाने देते? हो सकता है टिंकोरी बाबू को प्रिंटिंग और टाइपफेस के बारे में बहुत कुछ पता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सब कुछ पता होगा। फेलुदा के जवाब से मैं खुश हो गया। मैंने जोर से कहा, आपके अनुसार अपराधी कौन है? अपराधी? फेलुदा रुक गया। मैंने उसे मुड़कर एक आदमी को देखते हुए देखा जो विपरीत दिशा से आया था और अभी अभी हमारे पास से गुजरा था। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। उस स्ट्रीट लैंप की रोशनी केवल 1 सेकंड के लिए उसके चेहरे पर पड़ी थी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। फेलुदा मेरा चचेरा भाई है। वो और मैं मेरे पिता के साथ दार्जिलिंग में छुट्टी मनाने गए थे। पिताजी हमारे होटल में कुछ अन्य मेहमानों को अच्छी तरह से जान गए थे और अपना अधिकांश समय उनके साथ बिता रहे थे। मैं अगले दिन सामान्य से थोड़ा देर से उठा। पिताजी कमरे में थे, लेकिन फेलुदा का कोई पता नहीं था। पिताजी ने बताया, फेलू सुबह जल्दी निकल गया। उसने कहा कि वो कंचनजंगा देखने जाएगा। मुझे पता था कि यह सच नहीं हो सकता। फेलुदा जरूर इन्वेस्टिगेशन करने गया होगा। उसे मेरे बिना बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैंने जल्दी से 1 कप चाय पी और फिर मैं बाहर चला गया। मैंने फेलुदा को एक टैक्सी स्टैंड के पास देखा। ये उचित नहीं है। मैंने शिकायत की, तुम अकेले क्यों गए? मुझे थोड़ा बुखार लग रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने गया था। डॉक्टर फनी मित्रा? आहा, तुम भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे हो, फेलुदा ने कहा। उसने क्या कहा? मैंने पूछा। उसने मुझसे फीस ली और एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया, फेलुदा ने बताया। क्या वो एक अच्छे डॉक्टर है? क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छा डॉक्टर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा जो पूरी तरह से स्वस्थ है? इसके अलावा उनका घर पुराना और जर्जर दिख रहा था। मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, फेलुदा बोले। तो उसने वो पत्र नहीं भेजा होगा, मैंने कहा। क्यों नहीं? एक गरीब आदमी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, वो करेगा, अगर वो पैसे के लिए बेताब है। लेकिन उस पत्र में पैसे के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। खुले तौर पर कहने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारा क्या मतलब है? कल राजन बाबू आपको कैसे लगे? वो थोड़े डरे हुए लग रहे थे। डर किसी को भी बीमार कर सकता है। ओह, हाँ, गंभीर रूप से बीमार। और अगर ऐसा होता है तो वो स्वाभाविक रूप से अपने डॉक्टर के पास जाएगा। तब क्या हो सकता है, ये तो तुम समझ सकते हो। फेलुदा कितना चालाक था। लेकिन अगर डॉक्टर मित्रा ने वास्तव में फेलुदा द्वारा बताए गए तरीके से पूरी योजना बनाई थी, तो वो भी असाधारण रूप से चालाक होना चाहिए। इस समय तक हम मॉल पहुंच चुके थे। जैसे ही हम फव्वारे के पास आए, फेलुदा ने अचानक कहा, मुझे एक चीज के बारे में थोड़ी जिज्ञासा महसूस हो रही है। वास्तव में हम नेपाल क्यूरियो शॉप के काफी करीब खड़े थे। राजन बाबू और मिस्टर घोषाल हर दिन इस दुकान पर जाते थे। फेलुदा और मैं दुकान में चले गए।
इसका मालिक हमारा अभिवादन करने के लिए आगे आया। उसने हल्के भूरे रंग का जैकेट पहना हुआ था, गले में मफलर था और सुनहरी कढ़ाई वाली एक काली टोपी पहनी हुई थी। वो सौम्यता से मुस्कुराया। दुकान पुरानी और प्राचीन वस्तुओं से भरी हुई थी। उनमें से एक अजीब सी बासी गंध आ रही थी। अंदर शांति थी। फेलूदा ने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर कहा, क्या आपके पास अच्छे थंका हैं? अगले कमरे में आइए सर। हमारे पास एक बहुत अच्छा थंका था, पर उसे बेच दिया है। लेकिन हम जल्द ही कुछ नया स्टॉक आने की उम्मीद कर रहे हैं। थंका क्या होता है? मैं फुसफुसाया। जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, फेलूदा ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। अगला कमरा और भी छोटा और अंधेरा था। दुकान का मालिक रेशम के एक टुकड़े पर बनी बुद्ध की एक पेंटिंग लेकर आया। यह आखिरी बचा है, लेकिन ये थोड़ा क्षतिग्रस्त है, उसने कहा। तो ये था थंका, मैंने सोचा। राजन बाबू के घर में ऐसे ढेर सारे थे। फेलूदा ने एक विशेषज्ञ की तरह थंका की जांच की, उसे ध्यान से देखा और फिर उसे विभिन्न कोणों से देखा। 3 मिनट बाद उसने कहा, ये 70 साल से ज्यादा पुराना नहीं लगता है। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं जो इससे कहीं ज्यादा पुराना हो, कम से कम 300 साल पुराना। हमें आज शाम कुछ नया स्टॉक मिल रहा है सर। अगर आप आज शाम को आएं तो आपको वो मिल सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आज शाम? फेलूदा ने पूछा। हाँ सर, दुकानदार ने कहा। ओह, मुझे राजन बाबू को सूचित करना होगा। मिस्टर मजूमदार, उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता है। मेरे सभी नियमित ग्राहक शाम को नई चीजें देखने आ रहे हैं। दुकानदार बोला। क्या मिस्टर घोषाल को भी पता है? फेलूदा ने पूछा। बेशक। और कौन कौन नियमित खरीदार है? मिस्टर गिलमोर है, जो एक चाय बागान के प्रबंधक हैं। वो सप्ताह में 2 बार मेरी दुकान पर आते हैं। फिर मिस्टर नौलखा हैं, लेकिन वो फिलहाल सिक्किम में हैं। ठीक है, मैं शाम को आने की कोशिश करूंगा। टॉपशे, क्या तुम्हें एक मुखौटा चाहिए? मैं प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सका। फेलूदा ने खुद एक चुना और उसके लिए भुगतान किया। ये उनमें से सबसे भयानक था, उसने टिप्पणी करते हुए मुझे दिया। उसने एक बार मुझसे कहा था कि भयानक जैसा कोई शब्द नहीं है। ये मुखौटा वास्तव में अद्भुत और भयानक का मिश्रण था। जैसे ही हम दुकान से बाहर आए, फेलूदा ने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गया। मैंने उसे एक बार फिर एक आदमी को घूरते हुए पाया। क्या ये वही आदमी था जिसे उसने पिछली रात देखा था? वो लगभग 40 साल का एक आदमी था, जो महंगे कपड़े का सूट पहने हुए था। वो अपनी पाइप जलाने के लिए मॉल के बीच में रुक गया था। उसकी आंखें काले चश्मे के पीछे छिपी हुई थीं। वो थोड़ा परिचित सा लग रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं उससे पहले कभी मिला था। फेलूदा आगे बढ़ा और उसके पास गया। माफ कीजिए, उसने कहा। क्या आप मिस्टर चटर्जी हैं? नहीं, आदमी ने अपनी पाइप का सिरा चबाते हुए जवाब दिया। फेलूदा पूरी तरह से हैरान लग रहा था। स्ट्रेंज, क्या आप सेंट्रल होटल में नहीं ठहरे हैं? आदमी थोड़ा तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट में हूं, उसने कहा और ऑब्जर्वेटरी हिल की दिशा में चला गया। मैंने देखा कि वो एक भूरा पार्सल ले जा रहा था, जिस पर नेपाल क्यूरियो शॉप छपा था। फेलूदा, मैंने धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि उसने मेरे जैसा मुखौटा खरीदा है? हाँ, उसने ऐसा किया होगा। आखिरकार वे मुखौटे केवल तुम्हारे अपने उपयोग के लिए नहीं है। चलो कॉफी पीते हैं। हम एक कॉफी शॉप की ओर मुड़ गए। क्या तुमने उस आदमी को पहचाना? फेलूदा ने पूछा। मैं कैसे पहचान सकता था? मैंने जवाब दिया। जब तुम खुद उसे पहचानने में विफल रहे। किसने कहा कि मैं विफल रहा? बेशक तुम विफल रहे। तुमने उसका नाम गलत बताया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया सिर्फ इसलिए कि वो मुझे बता दे कि वो कहाँ ठहरा हुआ है। क्या तुम्हें पता है उसका असली नाम क्या है? नहीं। क्या है? प्रबीर मजूमदार। हाँ हाँ, तुम सही हो, राजन बाबू का बेटा। हमने कल उसकी तस्वीर देखी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो परिचित लग रहा था, लेकिन बेशक अब वो बहुत बड़ा हो गया है। फिर भी पिता और पुत्र के बीच बहुत समानताएं हैं। लेकिन क्या तुमने उसके कपड़े देखे?
उसका सूट लंदन से, उसकी टाई पेरिस से और जूते इटली से है। संक्षेप में इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हाल ही में विदेश से लौटा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि राजन बाबू को नहीं पता कि उनका अपना बेटा शहर में है? शायद उसके बेटे को भी ये नहीं पता कि उसके पिता यहाँ रहते हैं। हमें और जानने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी और भी जटिल होती जा रही है। मैंने कॉफ़ी शॉप की खुली छत पर चढ़ते हुए सोचा। मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद था। यहाँ से शहर और बाजार का शानदार दृश्य दिखाई देता था। टिंकोरी बाबू एक कोने की मेज पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। उन्होंने हमें हाथ हिलाकर अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आपके शक्तिशाली ऑब्जर्वेशंस और जासूसी में विशेषज्ञता के इनाम के रूप में मैं आपको 2 कप हॉट चॉकलेट पिलाना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, उन्होंने कहा। 1 कप हॉट चॉकलेट के नाम से मेरे मुंह में पानी आ गया। टिंकोरी बाबू ने एक वेटर को बुलाया और ऑर्डर दिया। फिर उन्होंने अपनी जैकेट की जेब से एक किताब निकाली और फेलूदा को दे दी। ये तुम्हारे लिए है। मेरे पास केवल 1 प्रति बची थी। ये मेरी नवीनतम पुस्तक है। फेलूदा ने कवर को घूर कर देखा। आपकी किताब? आपका मतलब है आप सीक्रेट नाम से किताबें लिखते हैं? टिंकोरी बाबू की आंखें झुक गईं। वो थोड़ा मुस्कुराए और सिर हिलाया। फेलूदा और भी उत्साहित हो गया। आप मेरे पसंदीदा लेखक हैं। मैंने आपकी सभी किताबें पढ़ी हैं। कोई अन्य लेखक आपकी तरह रहस्यमयी कहानियां नहीं लिख सकता। धन्यवाद, धन्यवाद। सच कहूं तो मैं अपना अगला उपन्यास लिखने के लिए दार्जिलिंग आया था। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं आपसे इस तरह मिल पाऊंगा, फेलूदा ने कहा। एकमात्र दुखद बात यह है कि मुझे कलकत्ता वापस जाना है। मैं कल वापस जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके जाने से पहले आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, टिंकोरी बाबू ने कहा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे हमने आज राजन बाबू के बेटे को देखा। क्या? केवल 10 मिनट पहले। क्या सच? क्या आपने उसे ठीक से देखा? हाँ, मुझे लगभग 100% यकीन है। हमें बस माउंट एवरेस्ट होटल से जांच करने की आवश्यकता है, और फिर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। अचानक टिंकोरी बाबू ने आह भरी। क्या राजन बाबू ने आपसे अपने बेटे के बारे में बात की? उन्होंने पूछा। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, टिंकोरी बाबू ने कहा। मैंने काफी कुछ सुना है। उनका बेटा बुरी संगत में पड़ गया था। उसे अपने पिता की अलमारी से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। राजन बाबू ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। प्रबीर उसके बाद अपना घर छोड़कर गायब हो गया था। उस समय वो 24 साल का था। कुछ साल बाद राजन बाबू को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उन्होंने अपने बेटे को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रबीर का कुछ पता नहीं चला था। लगभग 10 साल पहले राजन बाबू का एक दोस्त आया और उसने उसे बताया कि उसने प्रबीर को कहीं इंग्लैंड में देखा है, लेकिन बस इतना ही। फेलूदा बोला। इसका मतलब है कि राजन बाबू को नहीं पता कि उनका बेटा यहाँ दार्जिलिंग में है। मुझे यकीन है कि उन्हें नहीं पता होगा, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें बताया जाना चाहिए। आखिरकार उन्हें पहले ही एक झटका लग चुका है, एक और झटका लग सकता है। टिंकोरी बाबू रुक गए। फिर उन्होंने सीधे फेलूदा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, सच में। मुझे कहानियाँ लिखना छोड़ देना चाहिए। फेलूदा हंसा। आपका मतलब है कि आपको लगता है कि पत्र खुद प्रबीर मजूमदार ने भेजा होगा? बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता। टिंकोरी बाबू बेमन से रुक गए। तभी वेटर वापस आया और हमारी हॉट चॉकलेट हमारे सामने रख दी। आपको डॉक्टर फनी मित्रा कैसे लगे? फेलूदा ने पूछा। हे भगवान, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां गया था? टिंकोरी बाबू ने कहा। मैंने आपके जाने के कुछ समय बाद उनसे मुलाकात की थी। क्या आपने मुझे उनके घर से बाहर आते हुए देखा था? नहीं, फेलूदा ने कहा। मुझे उनके फर्श पर एक सिगरेट का टुकड़ा मिला था। मुझे पता था कि वो धूम्रपान नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास पहले कोई मरीज आया था। उन्होंने कहा हाँ, और उनके विवरण से मैं अनुमान लगा सकता था कि वो आप थे।
हालांकि मुझे तब नहीं पता था कि आप धूम्रपान करते हैं। अब आपकी थोड़ी पीली उंगलियों को देखकर मैं जान गया हूं। आप वास्तव में बहुत चतुर आदमी हैं। बताइए, क्या आपको डॉक्टर मित्रा पर भी संदेह था? टिंकोरी बाबू ने पूछा। हाँ, फेलूदा बोला, तुम सही हो। मुझे आश्चर्य है कि राजन बाबू किसी और के बजाय उनसे सलाह लेते हैं। टिंकोरी बाबू ने कहा, इसका एक कारण है। दार्जिलिंग आने के तुरंत बाद राजन बाबू अचानक धार्मिक हो गए थे। एक ही गुरु के अनुयायी होने के नाते वे अब भाइयों की तरह हैं। मैं समझ गया, लेकिन क्या डॉक्टर मित्रा ने कुछ बताया? आपने किस बारे में बात की? टिंकोरी बाबू ने पूछा। ओ, बस इधर उधर की बातें, फेलूदा बोला। मैं वास्तव में उनकी अलमारियों पर रखी किताबों को देखने गया था। ज्यादा नहीं थीं, जो मैंने देखी वे सभी पुरानी थीं। हाँ, मैंने भी देखा, टिंकोरी बाबू बोले। वो आदमी बहुत आलसी लग रहा था। फेलूदा ने कहा, ठीक है, आप मिस्टर घोषाल के बारे में क्या सोचते हैं? टिंकोरी बाबू ने पूछा। मुझे उस पर भी भरोसा नहीं है, फेलूदा बोला। वो कला और प्राचीन वस्तुओं में रुचि रखने का दिखावा करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वास्तव में विदेशी खरीदारों को चीजें बहुत अधिक कीमत पर बेचना चाहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजन बाबू को धमकी भरा पत्र भेजने में उसका कोई मकसद हो सकता है? टिंकोरी बाबू बोले, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। फेलूदा ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ पता चला है। मैंने आश्चर्य से फेलूदा की ओर देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। तुम्हारा क्या मतलब है? टिंकोरी बाबू ने पूछा। आज मुझे पता चला, फेलूदा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, कि वे दोनों जिस दुकान पर जाते हैं उसे आज शाम कुछ नया स्टॉक मिलने वाला है। टिंकोरी बाबू तुरंत उत्साहित हो गए। मैं समझ गया, उन्होंने कहा। इस तरह का पत्र स्वाभाविक रूप से राजन बाबू को कुछ दिनों के लिए घर पर रहने के लिए डरा देगा। इस बीच घोषाल सारा नया स्टॉक साफ कर देगा। बिल्कुल। टिंकोरी बाबू ने चॉकलेट के पैसे दिए और उठ गए। हम एक साथ बाहर चले गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अबानी घोषाल, प्रबीर मजूमदार और डॉक्टर फनी मित्रा, 3 संदिग्ध। असली अपराधी कौन था? टिंकोरी बाबू घर चले गए। फेलूदा और मैं माउंट एवरेस्ट होटल की ओर चले गए। उन्होंने पुष्टि की कि प्रबीर मजूमदार नाम के एक आदमी ने 5 दिन पहले चेक इन किया था। हमें शाम को राजन बाबू से मिलने जाना था, लेकिन शाम 4 बजे के आसपास इतनी तेज बारिश होने लगी कि हमें होटल में ही रहना पड़ा। फेलूदा ने पूरी शाम एक नोटबुक में कुछ लिखते हुए बिताई। मैं ये जानने के लिए मर रहा था कि वो क्या लिख रहा है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अंत में मैंने टिंकोरी बाबू द्वारा फेलूदा को दी गई किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये इतनी रोमांचक थी कि कुछ ही मिनटों में राजन बाबू के सभी ख्याल मेरे दिमाग से निकल गए। रात 8 बजे बारिश रुक गई, लेकिन तब तक बाहर बहुत ठंड हो गई थी। पिताजी ने हमें बाहर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फेलूदा ने मुझे अगली सुबह जगा दिया। उठो टॉपशे, जल्दी करो। क्या बात है? मैं उठ बैठा। फेलूदा ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, राजन बाबू का नेपाली नौकर कुछ समय पहले यहाँ आया था। उसने कहा कि राजन बाबू हमसे मिलना चाहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? बेशक, मैंने कहा। हम तैयार हो गए और 20 मिनट से भी कम समय में हम राजन बाबू के घर पर थे। हमने उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वे पीले और थके हुए दिख रहे थे। डॉक्टर मित्रा उनके बगल में उनकी नाड़ी चेक कर रहे थे और टिंकोरी बाबू उनके सामने खड़े होकर ठंड के बावजूद हाथ से बने पंखे से हवा कर रहे थे। जैसे ही हम अंदर आए, डॉक्टर मित्रा ने उनका हाथ छोड़ दिया। राजन बाबू कुछ कठिनाई से बात कर पाए। पिछली रात आधी रात के बाद मैं अचानक उठा और इस कमरे में मैंने एक नकाबपोश देखा। ये वहां था। उसने एक मुखौटा लगा रखा था। राजन बाबू ने जारी रखा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैंने रात कैसे बिताई। क्या कुछ चोरी हुआ है? फेलूदा ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरे ऊपर झुका था, मेरे तकिए के नीचे से चाबियां लेने के लिए। ओह, ये भयानक था, भयानक। अब तुम आराम करो,
डॉक्टर ने कहा। मैं तुम्हें सोने में मदद करने के लिए दवा दे रहा हूँ। तुम्हें पूरी तरह से आराम करने की जरूरत है। डॉक्टर खड़ा हो गया। डॉक्टर मित्रा, फेलूदा ने अचानक कहा, क्या आप पिछली रात किसी मरीज को देखने गए थे? आपकी जैकेट पर कीचड़ का निशान है। ओह हाँ, डॉक्टर मित्रा ने काफी आसानी से जवाब दिया। मुझे पिछली रात बाहर जाना पड़ा था। चूंकि मैंने अपना जीवन अपने मरीजों को समर्पित करने का फैसला किया है, इसलिए मैं जरूरत पड़ने पर बाहर जाने से इनकार नहीं कर सकता हूँ, फिर चाहे बारिश हो या धूप। उसने अपनी फीस ली और चला गया। राजन बाबू अपने बिस्तर पर बैठ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ हो, उन्होंने कहा। मुझे कहना होगा कि मैं काफी हिल गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जाकर लिविंग रूम में बैठ सकता हूँ। फेलूदा और टिंकुरी बाबू ने उन्हें खड़े होने में मदद की। हम लिविंग रूम की ओर चले गए। मैंने अपना टिकट कैंसिल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर फोन किया था। टिंकुरी बाबू ने कहा, मैं आज नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने अभी अपना टिकट कैंसिल कर दिया तो वे मुझे 10 दिनों तक बुकिंग नहीं दे सकते, इसलिए मुझे आज ही जाना होगा। यह सुनकर मैं खुश हो गया। मैं चाहता था कि फेलूदा अकेले ही इस रहस्य को सुलझाए। मेरे नौकर को कल रुकना था, राजन बाबू ने बताया, लेकिन उसके पिता बहुत बीमार है, इसलिए वो पिछली रात घर चला गया। मुखौटा कैसा दिखता था? फेलूदा ने पूछा। यह एक बिल्कुल साधारण मुखौटा था जो आपको दार्जिलिंग में कहीं भी मिल सकता है। इस कमरे में कम से कम 5 है, वहाँ एक है, देखो। उन्होंने जिस मुखौटे की ओर इशारा किया वो लगभग वैसा ही था जो फेलूदा ने कल मेरे लिए खरीदा था। टिंकुरी बाबू फिर बोले, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। हम अब इसे मजाक नहीं कह सकते। राजन बाबू को सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है। फेलू बाबू, आप अपनी जांच जारी रख सकते हैं, किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। मैं खुद तुरंत पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आपकी जान को कोई खतरा है, राजन बाबू। हमने विदा लेने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले फेलूदा ने कहा, चूंकि टिंकुरी बाबू आज जा रहे हैं, इसलिए आपके पास एक खाली कमरा होगा, है ना? क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर हम आकर उसमें रात बिताएं? नहीं नहीं, मुझे क्यों आपत्ति होगी? तुम मेरे बेटे जैसे हो। मुझे बहुत खुशी होगी, राजन बाबू ने कहा। मैं आपको स्टेशन पर विदा करने आऊंगा, फेलूदा ने टिंकुरी बाबू से कहा। वापस जाते समय हम क्यूरियो शॉप से गुजरे। हम में से कोई भी अंदर देखने से खुद को नहीं रोक सका। हमने 2 आदमियों को इधर उधर देखते और बातें करते हुए पाया। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। उनमें से एक अबानी घोषाल था, दूसरा प्रबीर मजूमदार था। मैंने फेलूदा की ओर देखा, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा था। हम टिंकुरी बाबू को अलविदा कहने के लिए 10:30 बजे स्टेशन पहुंचे। वे भी 5 मिनट बाद आ गए। पहाड़ी पर चढ़ने से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा। मैंने देखा कि वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने कहा, मैं यहाँ आने से पहले क्यूरियो शॉप गया था। मुझे पता है कि कल राजन बाबू क्यूरियो शॉप नहीं जा सके थे। कल वास्तव में क्यूरियो शॉप में कुछ बहुत अच्छी चीजें आई हैं, इसलिए मैंने आज सुबह उनके लिए कुछ खरीदा है। क्या आप इसे मेरी शुभकामनाओं के साथ उन्हें दे देंगे? हाँ, बिल्कुल, फेलूदा ने टिंकुरी बाबू से एक भूरा पैकेट लेते हुए कहा। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अगर मैं इस रहस्य को सुलझा लेता हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्या आप मुझे अपना पता देंगे? आपको मेरे प्रकाशक का पता मेरी किताब में मिल जाएगा, टिंकुरी बाबू ने कहा। वो मेरे सभी पत्रों को मुझ तक पहुंचा देगा। अच्छा, अलविदा एवं शुभकामनाएं। वो ट्रेन के नीले रंग के प्रथम श्रेणी की बोगी में चढ़ गए और ट्रेन चल पड़ी। अगर ये व्यक्ति विदेश में रहता तो बहुत पैसा और नाम कमाता। उनमें अपराध कहानियां लिखने की वास्तविक प्रतिभा है, फेलूदा ने टिप्पणी की। हम स्टेशन से अपने होटल लौट आए, लेकिन फेलूदा फिर से बाहर चला गया और इस बार उसने मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। जब वो आखिरकार वापस आया तो राजन बाबू के घर जाने का समय हो गया था। जैसे ही हम रवाना हुए,
मैंने फेलूदा से कहा, तुम मुझे कम से कम ये तो बताओ कि तुम दिन में कहाँ थे। मैं कई जगहों पर गया था। 2 बार माउंट एवरेस्ट होटल, 1 बार डॉक्टर मित्रा के घर, फिर क्यूरियो शॉप, लाइब्रेरी और 1 या 2 अन्य जगहों पर, फेलूदा ने कहा। क्या तुम ये पता लगाने में सक्षम है कि असली अपराधी कौन है? मैंने पूछा। अभी ये बताने का समय नहीं आया है, अभी नहीं, फेलूदा बोला। लेकिन आपको सबसे ज्यादा किस पर शक है? मैंने फिर पूछा। मुझे हर किसी पर शक है, जिसमें तुम भी शामिल हो, फेलूदा ने उत्तर दिया। मैं भी? हाँ, जिसके पास भी मुखौटा है वो संदिग्ध है। जब हम राजन बाबू के घर पहुंचे तो वो बहुत बेहतर लग रहे थे, हालांकि वो अभी भी थोड़े असहज दिख रहे थे। दिन में मुझे अच्छा लग रहा था, उन्होंने हमें बताया, लेकिन अब अंधेरा होने पर मैं फिर से घबराने लगा हूँ। फेलूदा ने उन्हें टिंकोरी बाबू का पैकेट दिया। राजन बाबू ने इसे जल्दी से खोला। पैकेट में बुद्ध की एक सुंदर मूर्ति निकली, जिसे देखकर वास्तव में उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या पुलिस पूछताछ करने आई थी? फेलूदा ने पूछा। ओह हाँ, उन्होंने 1000 सवाल पूछे, भगवान जाने वे कुछ करेंगे या नहीं, लेकिन वे रात के दौरान घर के बाहर किसी को तैनात करने के लिए सहमत हो गए हैं। ये वास्तव में राहत की बात है। यदि आप अपने होटल वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, राजन बाबू ने कहा। नहीं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम यहीं रहना चाहेंगे। हमारे होटल में बहुत शोर है। मुझे इस मामले के बारे में सोचने के लिए शांति की जरूरत है, फेलूदा बोला। राजन बाबू मुस्कुराए। बेशक आप रह सकते हैं, आपको यहाँ बहुत शांति मिलेगी। वो नेपाली लड़का बहुत अच्छा रसोइया है। मैंने उसे अपनी विशेष चिकन करी बनाने के लिए कहा है। मुझे यकीन है आपके होटल का खाना इतना स्वादिष्ट कभी नहीं हो सकता। हमें हमारा कमरा दिखाया गया। फेलूदा बिस्तर पर लेट गया और एक सिगरेट जलाई। मैंने उसे धुएं के छल्ले उड़ाते हुए देखा। उसकी आंखें आधी बंद थीं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, डॉक्टर मित्रा पिछली रात एक मरीज को देखने गए थे। मुझे आज सुबह पता चला। काट रोड में रहने वाला एक अमीर व्यवसायी। वो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अपने मरीज के साथ थे। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, प्रबीर मजूमदार इतने लंबे समय से विदेश में रह रहा है और उसके पास इतना पैसा है कि मुझे नहीं लगता कि वो अचानक यहाँ आकर अपने पिता को धमकाना शुरू कर देगा। मैं अपनी सांस रोककर बैठ गया। ये स्पष्ट था कि फेलूदा की बात अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। मैं सही था। फेलूदा ने अपनी सिगरेट बुझाई और जारी रखा। मिस्टर गिलमोर अपने चाय बागान से दार्जिलिंग आए हैं। मैं उनसे प्लांटर्स क्लब में मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि केवल एक ही तिब्बती घंटी है जो दलाई लामा के महल से निकली है और वो उनके पास है। राजन बाबू के पास जो है वो नकली है। अबानी घोषाल को भी इसकी जानकारी है। आपका मतलब है कि हमने यहाँ जो घंटी देखी वो इतनी मूल्यवान नहीं है? मैंने कहा। नहीं, फेलूदा ने कहा। इसके अलावा अबानी घोषाल और प्रबीर मजूमदार दोनों पिछली रात एक पार्टी में थे, रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक। वो नकाबपोश आदमी आधी रात के तुरंत बाद यहाँ आया था, है ना? मैं बोला, हाँ। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। तो फिर और कौन बचता है? फेलूदा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आह भरी और खड़ा हो गया। मैं कुछ समय के लिए लिविंग रूम में बैठने जा रहा हूँ, उसने कहा। जब वो चला गया तो मैंने उसकी जगह बिस्तर पर ले ली। अंधेरा हो रहा था, लेकिन मैं उठकर बत्तियां जलाने के लिए बहुत आलसी महसूस कर रहा था। खुली खिड़की से मैं दूर ऑब्जर्वेटरी हिल पर लाइट्स देख सकता था। मॉल का शोर कम हो गया था। मैंने थोड़ी देर बाद पैरों की आवाज़ सुनी। ये तेज और तेज होते गई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। जल्द ही लगभग पूरी तरह से अंधेरा हो गया। पहाड़ी और उस पर बने घर अब लगभग अदृश्य हो गए थे। शायद फिर से धुंध उठ रही थी। मुझे नींद आने लगी। जैसे ही मेरी आंखें बंद होने लगी, मुझे अचानक कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मेरा खून जम गया। दरवाजे की दिशा में देखने के लिए बहुत डरा हुआ था। मैंने अपनी आंखें खिड़की पर टिका दीं, लेकिन मैं उस आदमी को बिस्तर के करीब आते हुए महसूस कर सकता था। वो अब मेरे बगल में खड़ा था
और मेरे चेहरे पर झुका हुआ था। मैंने उसके चेहरे को करीब आते हुए देखा। ओह, ये कितना भयानक था! एक मुखौटा, उसने एक मुखौटा पहना हुआ था। मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी उस आदमी ने मुखौटा हटा दिया। फेलूदा, हे भगवान, ये तुम हो? क्या तुम सो गए थे? बेशक ये मैं हूं। तुमने क्या सोचा? फेलूदा हंसने लगा, फिर अचानक गंभीर हो गया। वो मेरे बगल में बैठ गया और कहा, मैं लिविंग रूम में उन सभी मुखौटों को चेक कर रहा था। तुम इसे 1 सेकंड के लिए पहनकर देखो। उसने मुझे अपना मुखौटा दे दिया। मैंने इसे पहन लिया। क्या तुम कुछ असामान्य महसूस कर सकते हो? नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, बस इतना ही। ध्यान से सोचो, क्या कुछ है जो तुम्हें अजीब लग रहा है? ठीक है, मुझे लगता है इससे एक हल्की गंध आ रही है। किसकी? शायद सिगरेट की। बिल्कुल ठीक। फेलूदा ने मुखौटा उतार दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब टिंकोरी बाबू ही असली अपराधी है, मैंने हकलाते हुए कहा। फेलूदा ने आहसी भरी। हाँ, ऐसा ही है। उनके लिए ये बहुत आसान था। उनकी सभी प्रकार के प्रिंटेड मटेरियल्स तक पहुंच थी। और तुमने देखा होगा कि वो आज लंगड़ा रहे थे। ये पिछली रात खिड़की से कूदने का परिणाम होगा। लेकिन जो बात मैं पूरी तरह से समझने में विफल रहा हूं, वो है उनका मकसद। वो राजन बाबू का बहुत सम्मान करते थे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। रात शांति से और बिना किसी और घटना के गुजरी। सुबह जैसे ही हम अपने मेजबान के साथ नाश्ता करने बैठे, उनका नेपाली नौकर उनके लिए एक पत्र लेकर आया। ये एक बार फिर दार्जिलिंग पोस्ट मार्क वाला एक नीला लिफाफा था। राजन बाबू पीले पड़ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथ से पत्र निकाला और फेलूदा को दे दिया। तुम ही इसे पढ़ो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। फेलूदा ने इसे जोर से पढ़ा। इसमें ये लिखा था, प्रिय राजू, जब मैंने पहली बार कलकत्ता से आपको पत्र लिखा था, तब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन आपके मेंटल शेल्फ पर आपकी उस तस्वीर ने मुझे तुरंत बता दिया कि आप कोई और नहीं, बल्कि वो हैं जो 50 साल पहले बाकुरा के मिशनरी स्कूल में मेरे सहपाठी थे। मुझे नहीं पता था कि इतने सालों बाद भी बदला लेने की इच्छा सिर उठाएगी। मैं वो लड़का था जिसे आपने ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया था ताकि वो जीत न पाए। न केवल मैं पदक जीतने और एक नया रिकॉर्ड बनाने से चूक गया, बल्कि आपने मुझे काफी गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। मेरे पिता को इस घटना के कुछ दिनों बाद ही एक अलग शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था। यही कारण है कि मुझे आपके साथ मुकाबला करने का मौका कभी नहीं मिला। न ही आपको कभी पता चला कि आपने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कितनी बुरी चोट पहुंचाई है। मुझे अपने पैर पर प्लास्टर के साथ 3 महीने अस्पताल में बिताने पड़े। जब मैंने आपको यहाँ दार्जिलिंग में देखा तो आप एक आरामदायक और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। तब मैंने अचानक कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जिससे आपको मानसिक कष्ट हो और कुछ समय के लिए आपकी शांति भंग हो जाए। ये आपके पिछले पापों के लिए आपको दंडित करने का मेरा तरीका था। शुभकामनाओं के साथ, आपका टीनू उर्फ टिनकोरी मुखोपाध्याय। फेलूदा ने पत्र पढ़कर राजन बाबू को लौटा दिया। राजन बाबू पत्र को हतप्रभ से देखते रह गए। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।